सबको लगता है कि बुखार ठीक हो गया, डेंगू ठीक हो गया, तो अब हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नेक्स्ट अगला हफ्ता है, अगले 5 से 7 दिन है, जो आपके ब्लड को डैमेज पहुंचा है, आपके ऑर्गन्स को डैमेज पहुंचा है, उसके सिम्टम्स आने शुरू होंगे। आपकी एक्चुअल फाइट जो है बुखार ठीक होने के बाद शुरू हुई। मेन कंप्लेंट जो डेंगू में आती है वो डिहाइड्रेशन की आती है, वाटर लॉस की आती है, कि हमारे शरीर से पानी की कमी हो जाती है। लिक्विड इनटेक इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, किसी भी फॉर्म में लिक्विड इनटेक अच्छी पर्याप्त मात्रा में देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात बच्चों को अगर डेंगू बुखार हो जाए तो क्या किया जाए और कैसे बच सकते हैं, किन बातों का ख्याल रखा जाए, हमें बताने जा रहे हैं डॉक्टर सौरभ कपूर जी। बहुत बहुत स्वागत सर। सो बच्चों में डेंगी, सबसे पहले तो सिम्टम्स बताइए और फिर उसके बाद इलाज और प्रिकॉशंस की बात करें। तो अगर हम डेंगी बुखार की बात करें तो डेंगी बुखार एक वायरल बुखार है जो स्पेशली मॉस्किटोज़ से फैलता है। ऐसी जगहें जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है, उन जगहों पे ये जो मच्छर है वो ब्रीड करता है और उन डेंगी वायरस को पिक करके और वो हमारे को इन्फेक्ट करता है। तो जैसे सिम्टम्स बड़ों में होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर सिम्टम्स बच्चों में भी देखे जाते हैं। तो सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि बच्चे कई बार उन सिम्टम्स को, कंप्लेंट्स को बता नहीं पाते, तो कई बार इमरजेंसी सिचुएशंस या सीरियस कंडीशंस बहुत जल्दी बच्चों में आ जाती हैं। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें, स्पेशली बच्चे जो थोड़े बड़े होते हैं, 1 साल से बड़े हैं, उनके अंदर सिम्टम्स जैसे बड़ों के होता है कि तेज़ बुखार होना, सर में दर्द होना, कुछ थोड़ा गला ख़राब, कुछ खांसी, हल्का-फुल्का बुखार। बुखार कई बार हल्का रहता है, कई बार बहुत तेज़ भी हो जाता है। सिमिलरली जॉइंट पेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, शरीर में बहुत दर्द होता है, आपको खुद को बहुत कमज़ोरी लगती है, पानी की कमी हो सकती है शरीर में। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो डेंगू बुखार में देखे जाते हैं। यही सिम्टम्स बच्चों में भी आते हैं। जो बड़े बच्चे हैं वो इन सिम्टम्स को अच्छे से बता पाते हैं, इन कंप्लेंट्स को अच्छे से बता पाते हैं और हम उनको आगे से जाँच करके पकड़ सकते हैं। लेकिन जो बच्चे छोटे हैं, जो बच्चे 1 साल से छोटे हैं, उनके अंदर आमतौर पे जैसे कुछ बुखार होता है, तो बहुत सारे लोग घर पे ही इलाज करते हैं, घर पे ही दवाइयाँ देनी शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि जैसे डेंगू बुखार इन छोटे बच्चों में अगर हो जाए, तो उन सिम्पटम्स को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपका बच्चे को बहुत तेज़ बुखार है, बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहा है, दूध कम पी रहा है, पेशाब कम कर रहा है, अगर ऐसी कुछ भी कंप्लेंट्स हैं, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। शायद ये किसी अन्य वायरल फ़ीवर की तरह एक वायरल फ़ीवर ही हो, लेकिन अगर ये डेंगू बुखार या डेंगू वायरल बुखार हुआ, तो हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, हमें बहुत सारी चीज़ों की समय पे जाँच करानी पड़ेगी ताकि हमारे बच्चे की जो स्थिति है वो स्टेबल रहे और कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो अब जब डायग्नोज हो जाता है कि डेंगू है बच्चों को, फिर ट्रीट कैसे किया जाता है? तो डेंगू बुखार को डायग्नोसिस करने के लिए एक तो क्लिनिकल सिम्पटम्स हैं जिनके बारे में हमने बात की, उसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी हैं जिनको हम कराते हैं। तो अगर हम ब्लड टेस्ट की बात करें तो ब्लड टेस्ट भी 2 तरीके के हैं। एक कॉमनली हम लोग NS1 टेस्ट करते हैं और एक हम एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं। तो पहले कुछ दिनों में जो पहले 5 से 7 दिन हैं उसमें NS1 यानी जो एंटीजन है वो पॉजिटिव आता है और उसके बाद जो एंटीबॉडी होती है वो पॉजिटिव आनी शुरू होती है। तो यही टेस्ट हैं जो बेसिकली हम डेंगू को डायग्नोस करते हैं। उसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स होते हैं कि बच्चे को बुखार है, बहुत तेज़ बुखार है, 5-7 दिन से बुखार चल रहा है। उसके अलावा सर में दर्द, जोड़ों में दर्द होनी, शरीर में दर्द होनी, छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा रोना, हल्का खांसी ज़ुकाम होना, तो ये सब सिम्पटम्स हैं। अगेन इस डिज़ीज़ में इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम अगर इसकी कोर्स को देखें तो ये बीमारी जो है वो 3 फेजेज़ में डिवाइड की जाती है। सबसे पहला फ़ेज़ जो है उसको हम फ़िब्राइल फ़ेज़ कहते हैं। फ़िब्राइल फ़ेज़ से हमारा मतलब होता है फ़ीवर वाला फ़ेज़। ये फ़ेज़ 5 से 7 दिन पहले होता है अप्रॉक्सिमेटली। इसके अंदर हम सबसे ज़्यादा बुखार के सिम्पटम को देखते हैं, बॉडी एक के, हेडेक के सिम्पटम को देखते हैं। अगर एक पेशेंट के नज़रिए से या एक पेरेंट्स के नज़रिए से देखें तो ये फ़ेज़ उनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग होता है क्योंकि उनके बच्चे को बहुत तेज़ बुखार है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चा बहुत रो रहा है, तो उनके लिए ये फ़ेज़ बहुत डिस्टर्बिंग है। लेकिन सच मानिए तो एज़ बीइंग डॉक्टर्स और इवन हमें ICU देखते हैं, हम इंटेंसिव केयर करते हैं, उसके अंदर मेरा ये मानना है कि फ़र्स्ट जो 5-7 डेज़ हैं वो एक्चुअली में बहुत क्रिटिकल नहीं है। उसके अंदर अगर आप बच्चे को जनरल सिम्प्टोमेटिक केयर, बुखार की दवाई, समय से पानी पिलाना, उसको अच्छे से दूध पिलाना, अगर बहुत तेज़ बुखार हो जाए तो स्पॉन्जिंग करना, ये चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं तो हम इस फ़ेज़ को ईज़िली फ़ेज़ आउट कर सकते हैं, ईज़िली पार कर सकते हैं।
जो अगला इम्पॉर्टेंट फेज़ या सेकंड फेज़ है वो है क्रिटिकल फेज़। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि फिब्राइल फेज़ से निकलते ही ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, सबको लगता है कि बुखार ठीक हो गया, डेंगू ठीक हो गया, तो अब हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो नेक्स्ट अगला हफ्ता है, अगले 5 से 7 दिन हैं, जो क्रिटिकल फेज़ होता है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस फेज़ में जो आपकी बॉडी के अंदर डैमेज हुआ है, जो आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज पहुंचा है, जो आपके ब्लड को डैमेज पहुंचा है, आपके ऑर्गन्स को डैमेज पहुंचा है, उसके सिम्टम्स आने शुरू होंगे। जैसे कि आपके प्लेटलेट काउंट्स कम होने शुरू हो जाएंगे। तो हमने देखा है बहुत सारे लोग इस कंप्लेंट से आते हैं कि बुखार तो ठीक हो गया था, अब प्लेटलेट कम होने शुरू हुए हैं। तो वो होना ही उस समय पे है। शुरू में प्लेटलेट जांच करा के या खून की जांच करा के बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो प्लेटलेट काउंट गिरने ही इस फेज़ में शुरू होंगे। और सिमिलरली आपके बाकी ब्लड काउंट्स भी जो हैं वो फॉल होने शुरू हो जाते हैं। आपका हीमोग्लोबिन फॉल हो सकता है, आपको इस फेज़ में ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, आपको इस फेज़ में लंग्स के अंदर पानी इकट्ठा हो सकता है, पेट में पानी इकट्ठा हो सकता है, आपकी ऑर्गन्स जैसे लिवर है या किडनीज़ हैं उन पे इफ़ेक्ट आ सकता है। तो ये वाले 5-7 दिन बहुत क्रिटिकल हैं और इस बात को समझना भी ज़रूरी है कि अगर कभी हम डॉक्टर के पास भी जाएँ और डॉक्टर हमें ये बोलता है कि बुखार ठीक होने के बाद वाले कुछ दिन ज़रूरी होते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, वो बुखार ठीक हो गया तो आई थिंक हमारी जो है जंग जीत ली हमने। पर एक्चुअली वैसा नहीं है। आपकी एक्चुअल फाइट जो है बुखार ठीक होने के बाद शुरू हुई। तो आई थिंक दैट अगेन इज़ अ क्रिटिकल फेज़, जहाँ पे आपको डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होना, इन चीज़ों में हमें ध्यान रखना है कि हम रेगुलरली बच्चे को पानी बहुत ही अच्छी मात्रा में पिलाएं। बिकॉज मेन कंप्लेंट जो डेंगू में आती है वो डिहाइड्रेशन की आती है, वाटर लॉस की आती है, कि हमारे शरीर से पानी की कमी हो जाती है। जैसे ही हम इस फेज़ से निकलते हैं तो हमारा रिकवरी फेज़ शुरू होता है, जो कि अगेन 3 से 4 दिन, 5 दिन का होता है। इसके अंदर हमारे जो भी ऑर्गन्स को डैमेज पहुंचा था वो रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर जो हमारे प्लेटलेट्स कम हुए थे वो वापस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज़ अगेन अ हैप्पी फेज़ वेयर यू कैन बी रिलैक्स्ड, कि जो हमारे मेन क्रिटिकल फेज़ था वो हमने फेज़ आउट कर लिया, वो निकल गया। तो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि डेंगू 3 फेजेज़ में आता है। वो तीनों फेजेज़ में से जो बीच वाला फेज़ है, क्रिटिकल फेज़, वो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है डेंगू के लिए, और उस दौरान हमें सबसे ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। यानी कि 15 से 20 दिन ले लेगा डेंगू बुखार होता है तो बच्चे में। बिल्कुल, ये डिपेंड करता है। अगर कुछ बच्चों में डेंगू बुखार जो है वो हफ्ते 10 दिन के अंदर ही 3 जो फेजेज़ हैं उनकी सबकी एक रेंज है। ओके। सो 3 दिन से लेकर हफ्ते की रेंज है। तो कुछ बच्चों में 1 वीक टू 10 डेज़ में सारे फेज़ ऑफ हो जाते हैं और बेबीज़ आर एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन कुछ बच्चों में खींच के 2 से 3 हफ्ते तक भी जा सकता है। तो हमें आई थिंक मैक्सिमम रेंज और मिनिमम रेंज पता होनी चाहिए। कब हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ जाती है बच्चे को? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम अच्छे से पानी पिलाएं, हाइड्रेशन का ध्यान रखें, तो हम घर पे ही इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है बच्चे का बुखार टूट नहीं रहा, आपने सारे यत्न करके देख लिए, बच्चे का बुखार नहीं टूट रहा, बच्चा जो है बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, दूध कम पी रहा है, यूरिन कम कर रहा है, दैट इज़ द स्टेज। आपको कभी भी लगे उसको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, सो फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग्स हो रही हैं, है ना? अगर आपको कहीं पे बॉडी में रैशेज़ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, पेट में सूजन दिख रही है, बच्चे को सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, सो इनको हम वार्निंग साइंस या रेड फ्लैग साइंस बोलते हैं डेंगू में। सो डेंगू को अगेन हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है सिंपल डेंगू फीवर, एक होता है डेंगू फीवर विद वार्निंग साइंस, जिसमें कि हम, जैसे मैंने आपको जो चीज़ें बताई, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, हाई ग्रेड फीवर, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम होने, लिवर के एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये जो कुछ हैं ये वार्निंग साइंस हैं। ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो दीज आर वार्निंग साइंस जहाँ पे आपको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना है या डॉक्टर को दिखाना है। थर्ड इज सीवियर डेंगू। सीवियर डेंगू में आपके जो ऑर्गन फेलियर में की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं। सो जो आपके ऑर्गन्स इफेक्ट हुए हैं वो फेलियर में जाने शुरू होते हैं। सो दैट इज अ सीवियर डेंगू। तो डेंगू को 3 कैटेगरीज में WHO ने जो है डिवाइड किया है बेसिकली। तो प्रॉपर इसका डॉक्टर से इलाज ज़रूरी है। अब डेंगू के दौरान बच्चे को खाने को क्या दें? और कई बार कहा जाता है कुछ होम रेमेडीज़ होती है, जैसे बकरी का दूध दिया जाए या पपीते के पत्ते पानी में उबाल के पिलाया जाता है। कितना कारगर है? देखिए, मैं इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, पर एक बात है कि क्योंकि डेंगू एक वायरल बुखार है और जैसा कि हम जानते हैं, ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि जो सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम करता है डेंगू में वो है पानी की कमी होना। तो अगर हम बच्चे को लिक्विड इनटेक इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, किसी भी फॉर्म में लिक्विड इनटेक अच्छी पर्याप्त मात्रा में देते हैं,
तो हमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसका यूरिन आउटपुट अच्छा है, बच्चा अच्छे से यूरिन पास कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एज़ फार एज़ होम रेमेडीज़ आर कंसर्न्ड, या जो घर के नुस्खे हैं उनकी हम बात करें, बहुत लोग बकरी के दूध के बारे में कहते हैं, बहुत लोग आई थिंक पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, कीवी के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है कि शायद इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्लेटलेट्स काउंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं, देखिए ये कहा प्लेटलेट जाता है। काउंट जो है ना, अगर हम उस डिज़ीज़ की पैथोलॉजी या उसकी हम जो एक्चुअल कॉजेटिव जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट हो रहे हैं उसके ऊपर अगर हम फोकस करें, तो शायद इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। हम्म, पर आई डोंट नो, कुछ शायद आयुर्वेदिक स्टडीज़ या कुछ ऐसा हो जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। बट बीइंग एलोपैथिक प्रैक्टिशनर एंड बीइंग इनटू आईसीयू केयर एंड एवरीथिंग, आई हैव सीन कि हमने दोनों तरीके के पेशेंट्स देखे हैं। ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जिन्होंने ये सब होम रेमेडीज़ की हैं, और ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने ये सब होम रेमेडीज़ नहीं की हैं। तो दोनों की रिकवरी में या आउटकम में या ठीक होने के टाइम में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर उन चीज़ों से आपको कोई हार्म नहीं हो रहा है, और आपको शायद दिल की तसल्ली के लिए अगर करना चाहें तो कर Yes. सकते हैं। पर अदरवाइज़ एज़ सच कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्लियर कट कहीं से, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी बॉडी की कोई क्लियर कट रिकमेंडेशन इस पे नहीं है। हाइड्रेशन के ऊपर बहुत फोकस देना है, क्योंकि वही एक चीज़ है जो हमें बचाएगी। कुछ ऐसा है जो नहीं करना है डेंगू के दौरान, ये कुछ खान पान या कुछ और चीजें? आई थिंक इन जनरल जो हम सारी वायरल डिजीज़ के लिए करते हैं कि घर का खाना खाएं, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रिवेंशन अगेन इंपॉर्टेंट। जब हमें पता है कि मानसून सीज़न है, मच्छर ब्रीड होंगे, तो हमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। हमें घर में ऐसी जगह जहाँ पे भी पानी इकट्ठा है उसको टाइमली दवाई करनी है। ऑल्दो गवर्नमेंट की तरफ से भी रेगुलरली वो स्प्रेज एंड से सब चीज़ें की जाती हैं, ताकि जो इनके मॉस्किटो ब्रीडिंग को रोका जा सके। हम अपने लेवल पे जो चीज़ें कर सकते हैं वो भी हमें करनी चाहिए। नेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कर जो सकते हैं। बचा सकती है, और जब हो जाए तो उसके बारे में पहले बात डॉक्टर से कर बात कर सकते हैं। आई थिंक एक चीज़ जो हम ऐड ऑन कर सकते हैं वो ये है कि इसमें अगेन जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है वो ये है कि देयर इज़ डेंगू वैक्सीन विच इज़ बीइंग मेड। तो ऑल्दो ये चीज़ अभी ट्रायल के अंडर है, शायद हो सकता है 1-2 साल में हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हो। तो बट है कि हम सब के लिए ये खुशखबरी है कि डेंगू का वैक्सीन हमारे पास शायद बहुत जल्दी अवेलेबल होगा। और कुछ एक वैक्सीन्स हैं, जैसे जापानीज़ एनकेफेलाइटिस एक वैक्सीन है जो हम बच्चों को लगाते हैं। तो ऐसे बच्चों को जिनको जापानीज़ एनकेफेलाइटिस वैक्सीन लगाया जाता है, उनमें ये देखा गया है कि डेंगू के जो कुछ वायरस स्ट्रेन्स हैं उनकी जो इन्फेक्शन है वो कम हो जाती है। तो कुछ क्रॉस प्रोटेक्शन कुछ स्टडीज़ में पाई गई है। सो विच अगेन ब्रिंग्स अस टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वैक्सीनेशन, कि शायद हम जो वैक्सीन्स जिनके बारे में अभी हमें उतना ज़्यादा नहीं साइंस को भी पता है, हो सकता है आगे आने वाले समय में हमें मालूम पड़े कि ये वैक्सीन्स भी क्रॉस प्रोटेक्शन करती थी। तो हमें जितना हो सके अपने बच्चों को टाइमली सारी डिजीज़ से वैक्सीनेट भी कराना चाहिए। और प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए भी कुछ आप? प्लेटलेट्स जो कि जो फिनोमिना प्लेटलेट्स को कम कर रहा है, वो जैसे ही वायरस का इफेक्ट खत्म होना शुरू होगा तो प्लेटलेट्स ऑटोमेटिकली बढ़ने शुरू हो जाएंगे। हाँ, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन को लेके भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। जैसे ही प्लेटलेट्स स्लाइटली डाउन होने शुरू होते हैं तो इमीडिएटली पेशेंट्स पैनिक कर जाते हैं कि प्लेटलेट, बट आपको तब तक ट्रांसफ्यूजन अवॉइड करनी चाहिए जब तक कि कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है कहीं से। छोटी मोटी ब्लीडिंग अगर मुंह से है या नाक से है, आप फिर भी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के लिए रुक सकते हो। लेकिन अगर कोई मेजर ब्लीडिंग है तो ऑब्वियसली आपको ट्रांसफ्यूजन देनी है। माइनर ब्लीडिंग्स में यू कैन वेट अप टिल काउंट ऑफ 20,000 30,000 ऑल्सो। और अगर प्लेटलेट काउंट आपके वाकई बहुत कम हो जाएं, 10,000 से नीचे चले जाएं, 5,000 से नीचे चले जाएं, तो वो हर एक आई थिंक हॉस्पिटल के अपने अपने प्रोटोकॉल्स हैं जिसके हिसाब से वो लोग फॉलो करते हैं। दैट इज़ द पॉइंट, यू मे नीड अ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, बट इवेंचुअली दैट इज़ नॉट गोइंग टू अगेन सेव योर लाइफ। योर लाइफ विल बी सेव्ड जैसे ही आप हाइड्रेशन अच्छी करेंगे, आप वायरस का इफेक्ट कम होगा, वायरस का लोड कम होगा, ऑटोमेटिकली आपके में इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। आप सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, क्रॉस इन्फेक्शंस, सेकेंडरी इन्फेक्शंस, इन सब चीज़ों को बचा सकते हैं। आप ओवरऑल अगर बात करें तो कोई डेंगू की पर्टिकुलर कोई मेडिसिन है ऐसा नहीं है।